हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट ऑफ आर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और यूनिट नंबर 7 का नाम है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, हम वैसे तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर कर रहे हैं, लेकिन ये एक अलग से वीडियोस जो अलग से यूनिट हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हम एक एक करके सारी चीज़ों को लेंगे और दिसंबर में एग्जाम को टारगेट करेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ टाइम भी चाहिए जिसमें आप रिवीजन कर सको, मॉक टेस्ट लगा सको। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सको। तो आज से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7, क्योंकि थर्ड यूनिट तो आपकी चल रही है, साथ साथ मैंने 7 यूनिट भी यहाँ पे कराने की सोची है आज से ही। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, कम से कम इसमें आई थिंक 8 से 10 क्लास में आपकी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, लेकिन हाँ समझना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस आपने अभी तक नहीं देखा है, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया हो। कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले आप सिलेबस को देख लिया करो। जब मैंने स्टार्टिंग की थी इसको पढ़ाने की यूजीसी नेट को, तो फिर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप हार्ड कॉपी निकाल के रख लीजिए, जो कि आपके टेबल पे होनी ही होनी चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हुआ चाहे वो पेपर 2 हुआ। आपने किस टॉपिक को आज कवर किया है, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, उसकी रिवीजन कर लिए नहीं हुए, तो आप उसको एक टिक करते जाएंगे। ठीक है, कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, वो पढ़ लिया है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी, सेम मैंने यही स्ट्रैटेजी के साथ की थी, क्योंकि मैं टिक करती रहती थी, हाँ मैंने ये पढ़ लिया, ये कर लिया। क्योंकि इससे क्या है, आप ना अननेसेसरी इधर उधर भागोगे नहीं। ठीक है, आपको पता रहेगा मुझे ये पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। तो कोई एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तो होता है कि मुझे ये पढ़ना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है मुझे ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, इतना मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन हो गया, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो कि किस सोर्स पे रिलाई करें कम्प्लीटली, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सब कहाँ से आता है। सबसे पहले तो आपके सिलेबस आप देखते रहोगे ना, वहीं से आपको पता लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो भी मैं कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन फाइनली अभी मैं ये सारी जो पूरी यूनिट है उसको 10 से 11 क्लासेस में मुझे फिनिश करानी है हर हाल में, जल्द से जल्द। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरी 10 यूनिट है और अभी तक हम तीसरी यूनिट पर हैं, इसीलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है ताकि हम जल्द से जल्द सारे कुछ को कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे अपने सिलेबस में, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलोनियलिज्म, हेरिटेज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो एक सेकंड में यहाँ से पेन ले लेती हूँ। हाँ, तो देखो इसमें क्या पढ़ना है, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पढ़नी है, किस तरीके से हमारा भारतीय संविधान बना। ठीक है, और साथ ही साथ पढ़नी है कि जो कॉलोनियल हेरिटेज है, कॉलोनियल हेरिटेज का मतलब है जो ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया था, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, सोशल रिफॉर्म भी उन्होंने कई सारे किए थे, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ज़्यादा पढ़ने हैं। ठीक है, और उनका भी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने में। ठीक है, आप बेसिकली हमने किया है, लेकिन हाँ भाई उन्होंने हमें जब छोड़ के गए थे, हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करके गए थे कम्प्लीटली, तो बहुत सारे गिफ्ट्स देके गए थे। गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्ट देके गए थे, लॉज देके गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स देके, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी। वही सब आपको पढ़ना है, वही सब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, साथ के साथ हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, कि गांधी जी के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इंडिपेंडेंस में, और जो B.R. अम्बेडकर हैं, नेहरू हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजीज़ रहीं, वो सारी चीज़ों को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को, हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन और द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा। सबसे बड़े का मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके पेजेस बहुत मोटे मोटे, इसका मतलब है इतने सारे एक्ट लिखे हुए हैं, इतने सारे आर्टिकल्स कहीं पूरी दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इतने पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, और इतने ज़्यादा चीज़ें हैं, IPC हो गया, CRPC हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये बहुत बड़ा एक लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, किसका, भारत का। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट लेंदीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है,
एंड इट रिफ्लेक्ट बोथ कॉलोनियल लेगेसी एंड नेशनल एस्पिरेशन। देखो, और इसमें क्या है, कॉलोनियल लेगेसी भी है, ठीक है। कॉलोनियल लेगेसी का मतलब है जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल करके गए, जिन एक्ट के थ्रू रूल करके गए, जो भी उन्होंने पॉलिसीज अपनाई, जो रूल्स थे वो जो हमने अभी तक चेंज नहीं किए हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लॉज हैं प्रेजेंट डे फॉलो हो रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स के ही फॉलो हो रहे हैं। सोचो, हमें 70-80 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, हम अभी भी जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए लॉज बना गए हैं, हम उन्हीं पर कंप्लीटली रिलाई करें, क्योंकि उनके लॉज इतने परफेक्ट हैं, इतने अच्छे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कुछ चेंज करें या हम उनकी जगह पे कोई और लाएं, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो रिफ्लेक्ट करता है एक कॉलोनियल लेगेसी को रिफ्लेक्ट करता है, साथ साथ नेशनलिस्ट एस्पिरेंट्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। एस्पिरेशंस का मतलब होता है जो भारत में जो बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं राष्ट्रवाद जागृत हुआ था, इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, जिनकी प्राइमरीली डिमांड थी स्वराज की थी, चाहे बॉयकॉट होना चाहिए विदेशी उन चीज़ों का, ठीक है, फॉरेन गुड्स का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी हैं, देखने को मिली हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जब भारत से अंग्रेज़ गए थे तो उनका सब किताब हमने फाड़ के फेंक दी, नहीं। उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था यहाँ पर, जो भी लॉज रेगुलेशंस थे, वो अगर अच्छे थे, जो प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उस टाइम की, वो अगर सूटेबल थे, तो हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अभी भी हैं, इस्टेब्लिश हैं, और वहाँ पे उस चीज़ को कभी चेंज नहीं किया। क्यों, कोई जो लॉ होता है वो अगर अच्छा है तो क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ से लिया, किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ठीक है। अगर वो पर्पस फॉलो कर रहा है, अगर वो लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है, लोगों को एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। साथ में जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी लोगों की, जो लोगों को, जब लोगों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया भारत में, जब लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन चलाए, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो उनकी कुछ डिमांड थी, तो उन डिमांड्स को भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है, ठीक है। एंड इट ड्राफ्टेड बिटवीन 1946 एंड 1949। देखो, ये 1946 टू 1949 के बीच लिखा था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है एक पूरी असेंबली बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ठीक है। ऐसे कोई पार्लियामेंट नहीं थी, या फिर कोई ऐसी लोग नहीं थे, या फिर ऐसी कोई कमेटी नहीं थी जिसको पकड़ा दिया। एक प्रॉपर असेंबली बनाई गई थी जिसमें इलेक्टेड लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भारत के लोगों के लिए भारत का संविधान लिखा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें, ये कभी कभी वन लाइनर में आ जाते हैं पूछने के लिए, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक आइडल्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का जो स्ट्रगल रहा है किसके लिए, फ्रीडम के लिए और उनके डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के लिए। आप अगर देखोगे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये जो पूरा आंदोलन हुआ था, चाहे वो गांधी जी सड़कों पे उतरे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सड़कों पे उतरे थे, जितने भी लोग थे, तो वो क्या डिमांड करते हैं, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, वो लिबरल आइडियाज़ की डिमांड कर रहे थे, फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ है, जो उनकी सोच है, जो किस चीज़ को लेकर वो फ्रीडम फ्री करना चाहते थे, ठीक है। देखो, फ्रीडम कम्स विद सम कॉन्सेप्ट्स, लाइक फ्रीडम ऑफ वॉट, फ्रीडम फ्रॉम होम, ठीक है। अब जब इन सब चीज़ों के आंसर्स आप देना शुरू कर दोगे, जैसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, अच्छा ठीक है, तो हमने 19 आर्टिकल में डाला है फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिविजुअल को। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन चाहिए, ठीक है, तो हमने प्रोफेशन के लिए डाला है आर्टिकल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, फ्रीडम से निकल कर रही हैं। और ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकल कर आया है, वो निकल कर आया है नेशनल मूवमेंट से, जो हमने 1946 में 1942 में लड़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। देन नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1757 टू 1947 डीपली इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो, जो ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल रूल था, ठीक है, कॉलोनी बना लेते हैं जिसको, जब कोई देश दूसरे देश में आके अपनी सत्ता स्थापित कर लेता, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स का राज था वो 1757 से 1947 था, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए, करीब 200 साल का है। डीपली इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो पूरा टाइम पीरियड था ब्रिटिश का, जब तक ब्रिटिश भारत में रहे और उन्होंने तरह तरह की कानून बनाए, इन सारे कानूनों ने क्या किया है, भारत के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। किस तरीके की सोसाइटी होगी, किस तरीके से लोग काम करेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करेगी, कैसे अकाउंटेबल रहेगी, चेक्स एंड बैलेंसेस की क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, किस तरीके से एक्ट में लोग जेल में जाएंगे, लोगों को पेरोल कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें कैसे डिफाइन करती हैं, जो ब्रिटिशर्स छोड़ गए हैं अपने पीछे, ठीक है, जो उन्होंने लॉज बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है।
And Indian leaders gradually evolved political consciousness through reform movement and freedom struggles. तो जो इंडियन लीडर्स थे, ठीक है, इंडियन लीडर्स की यहाँ बात हो रही है प्राइमरली गांधी जी की और उनके आसपास रहने वाले सुभाष चंद्र बोस हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बहुत सारे। अगर आप नेशनलिस्ट लीडर्स की बात करोगे उस टाइम पीरियड के, तो ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप सुबह से शाम हो जाएगी गिनते गिनते, बट आप नाम नहीं याद रख पाओगे, ठीक है, क्योंकि भारत को बनाने में किसी एक या चार लोगों का हाथ नहीं है, किसी एक पार्टी का हाथ नहीं है, इसमें लाखों लोगों के कंट्रीब्यूशन लगे हुए हैं, ठीक है। And the constitution emerged from a synthesis of western institutional experience and the Indian social political realities। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो कैसे इमर्ज हुआ है? ये एक सिंथेसिस है, ब्लेंड है, किस किस का, वेस्टर्न पॉलिटिकल और द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंसेस का और इंडियन सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ का, ठीक है। अब किस तरीके से आज आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखते हो, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन तो है नहीं, वो कॉन्सेप्ट किसका है? ब्रिटेन का है। डेमोक्रेसी देखते हो, कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ब्रिटेन का है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हो, ये भी कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये ब्रिटेन का है। तो जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक सिंथेसिस बन जाता है, जिसमें क्या है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंसेस भी है, साथ में इंडिया में जैसी सोशल कंडीशन है, जैसी पॉलिटिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से वो जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो रियलिटी को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में सिचुएशंस बिल्कुल अलग हों, सोसाइटी बिल्कुल अलग हो, लेकिन आप एकदम वेस्टर्न उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और स्टिल यहाँ सर्वाइव कर जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप मान लो इंडियन सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत 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 ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, और आप वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो आपको ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया नहीं लग रहा है? सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मतलब वुमेन्स को राइट्स ही नहीं, फेमिनिज्म एकदम है ही नहीं कुछ भी, और स्लेव सोसाइटी है, यहाँ पे फ्यूडलिज्म भी भरा पड़ा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसा है नहीं, ठीक है। और आप साथ ही साथ करो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तरफ आप कहते हो ऑर्थोडॉक्सी इतने चरम सीमा पर है, दूसरा कह रहे हो आप इंडिया में लोकतंत्र है, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है, आप तो हवा में बातें कर रहे हो। तो ये क्या है? ये एक कंडीशन को शो नहीं करता है, रियलिटी को शो नहीं करता है। रियलिटी शो क्या करता है? जिस तरीके की सोसाइटल और पॉलिटिकल कंडीशन होंगी इंडिया में या फिर किसी नेशन में, उसी तरीके के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, हाँ, यहाँ पे हम एक कॉलोनियल हेरिटेज का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें कॉलोनियल हेरिटेज से मिला क्या है, ठीक है। हमने जब कॉलोनी बनाई हुई थी तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो कॉलोनियल लेगेसी ने शेप किया है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट किस तरीके की होगी। आप अगर प्रेजेंट डे ये देखते हो ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये ब्रिटेन वालों की ही देन है, ठीक है। ये हमारा इनोवेशन नहीं है, हमने नहीं सोचा था कि हमारे जो कॉमन जो लीडर्स हैं वो लेजिस्लेचर में बैठेंगे, देन वहाँ से एग्जीक्यूटिव निकल कर आएगा जो मेजोरिटी में पॉलिटिकल पार्टी होगी, देन जुडिशरी एक अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होगा जो इन पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करेगा। ये हमारी इनोवेशन है, ये किसकी है? ये कॉलोनियल हेरिटेज है, ठीक है। ब्रिटिशर्स वर मास्टर्स इन राइटिंग लॉज, ठीक है। तो उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया को पता है, दुनिया को याद रखना है, और ये हमेशा हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। आप इसको नकार नहीं सकते। भाई कहते हैं कि एक टाइम पे ब्रिटिशर्स ने 22% इस दुनिया पे राज किया था। 22% समझ रहे हो, बहुत होता है। अमेरिका पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था, और इतने सारे आइलैंड्स को उन्होंने जीत रखा था। फिर यहाँ एशिया में आ जाओ, फिर अफ्रीका में, मतलब 22% दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाना कितने मुट्ठी भर लोगों में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे दिमाग से बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन सेकंड देखेंगे लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और आप प्रेजेंट जो लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हो ये भी किसका है? ब्रिटिश का है, ठीक है। सिविल सर्विसेज की अब अगर बात करते हो, आपने अगर थोड़ी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी तो कॉर्नवालिस थे, एक हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही सिविल सर्विसेज यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी इंडिया में, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज आप जैसे यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की जो तैयारी वगैरह करते हो, तो ये सब सिविल सर्विसेज में आता है। और जुडिशरी की आप बात करते हो, ये भी सारे इनोवेशन किसके हैं? कॉलोनियल पास्ट के हैं, ठीक है। हमें इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, ठीक है। हमेशा देखो, सारे लोग बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं ऐसे कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, लूट ले गए, लेकिन अगर आप देखो एक स्टूडेंट एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, सोसाइटी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से समाज में हम रहते थे, उन्होंने किस तरीके से समाज छोड़ के गए, ठीक है।
उस टाइम ना ऑर्थोडॉक्सी इतने उस पर थी कि उस टाइम ये माना जाता था कि जो लोग भी समुद्र पार करके पढ़ने जाते हैं, चाहे वो ब्रिटेन में हो गया, ऑक्सफोर्ड में हो गया, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। तो इस डर से कई लोग घर से निकलना ही छोड़ दिया करते थे। ठीक है, अगर आपने रामानुजन की मूवी देखी तो उसमें भी यही है कि वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने लास्ट में चल के जो रामानुजन था उस पर यही एलिगेशंस लगाए थे कि तुम पढ़ने के लिए बाहर गए थे, बाहर की यूनिवर्सिटी में, इसलिए तुम्हें फलानी बीमारी होगी, तुम इसलिए मर गए। मैथमेटिशियन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि भाई मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने रूल किया और हमें थोड़ा सिविलाइज बनाया। सिविलाइज हम ऑलरेडी थे पहले, लेकिन हाँ उन्होंने और सिविलाइज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन की आप बात करोगे तो ये भी हमारी जो देन है किसकी है, वो कॉलोनियल हेरिटेज के साथ में फेडरल टेंडेंसीज की बात करोगे, जिस तरीके से यूनियन और सेंटर में पावर्स का डिवीज़न हो रखा है, यूनियन पे अलग सरकार चल रही है, सेंटर पे अलग है। वो जो यूनियन वाली सरकार है वो पूरे देश के लिए अकाउंटेबल है, वाइल द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज अकाउंटेबल टू अ पर्सन और द पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है, ये भी किसका है, कॉलोनियल हेरिटेज से है। यहाँ पे हम थोड़े से मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख लेंगे ब्रिटिश रूल के। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रिटिश रूल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे वो कौन कौन से हुए थे। 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या आपको डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहला स्टेप था किस पे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कर्व करने के लिए। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाओगे, किस तरीके से चीज़ें बनेंगी, ठीक है, उसके लिए पहला स्टेप आया था ये 1773 में। दूसरा आया था 1784 में, इसको पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हुआ था ब्रिटिश इस्टेब्लिश ड्वेल कंट्रोल कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जो स्टैब्लिशमेंट था, ड्वेल गवर्नमेंट, ड्वेल कंट्रोल हो गया था। एक तो कंपनी का कंट्रोल हो गया, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जब 1600 में जब भारत में जो आए थे लोग, वो कौन थे, वो मर्चेंट्स थे, ना कि कोई रूल करने के पर्पज से आए थे, वो सिर्फ व्यापार करने आए थे। आज अगर भारत के मान लो 100 लोग हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई है और वो किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो वहाँ पे वो मर्चेंट कंपनी ही तो होंगे। ये तो नहीं होगा कि भारत आया है या भारत की सरकार हम पे कब्जा करने आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे वो लोग कंपनी जो गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नाम भी पीछे कंपनी लिखा हुआ है, वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने गई थी, किसी ऐसे पर्पज से नहीं गई थी कि हमें कॉलोनी बनाना है। लेकिन हाँ, उनकी इंटेंशंस हमेशा ऐसी ही रहती थी कि हम पहले ट्रेड के पर्पज से जाएंगे, लोगों को लगेगा हम ट्रेड करने आए हैं, लेकिन बाद में तो हम इसको कॉलोनी बना ही लेंगे। ठीक है, तो जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था, ड्वेल कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था कंपनी का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर लास्ट बाद में आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कंपनीज लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो उनको क्या किया इन्होंने, कंसोलिडेट किया। ठीक है, बिखरे हुए हैं कहीं सूरत में, मछलीपट्टनम में, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, तो उसको सबको क्या करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए इनके ऊपर भी तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी जो बाहर से आई है, इतना बड़ा उसने साम्राज्य बना लिया, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इनके ऊपर क्या था, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई थी। ठीक है, फिर 1858 का हम देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे 1858 का। इसमें हुआ था ट्रांसफर पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। देखो, जब आपको 1857 का बहुत बड़ा रिवॉल्ट तो याद होगा, 1857 की क्रांति याद होगी बढ़िया तरीके से, मेरठ से शुरू हुई थी, जिसमें झांसी की रानी हो गई और बहुत सारे लोग थे, तात्या टोपे थे और हजरत महल, ऐसे करके नाम थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थे बहुत सारे लोग थे एक्चुअली। तो इन लोगों ने क्या किया था, एक बहुत बड़ी क्रांति की थी। उस क्रांति से क्या हुआ था, उसका इमीडिएट कॉज ये था कि लोगों की ना रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, क्योंकि कुछ कार्टिलेज नाम की बंदूक थी, उसमें जो कारतूस वगैरह थे उसको मुंह से निकाल के, ऐसे कुछ स्टोरी है। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे हम टू द टॉपिक रहेंगे। तो ये सब हुआ था, तो एक इतना बड़ा रिवॉल्ट देखने के बाद जो ब्रिटेन में बैठी सरकार थी, ब्रिटेन में जो कैबिनेट बैठी थी, उन्होंने जब देखा कि भारत में इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए ताकि लोग खुश रहें। वहाँ के इंडियन पीपल को हम अगर सेटिस्फाई कर देंगे तो वो इस तरीके की रिवॉल्ट नहीं करेंगे और हमें अपने देश से बाहर फेंकने की नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये उनकी चाल थी।
समझ रहे हो? मतलब उनका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था कि आपको खुश करना है या फिर इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना है। अगर उन्हें ऐसा करना है तो वो अपने ही फ़ायदे के लिए करना है, अपने मुनाफे के लिए करना है, ठीक है? तो 1858 का वो लोग अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए, जिसमें जो पावर्स थी, जब तक कंपनी के हाथ में पावर थी कि कंपनी सारे चीज़ों को रेगुलेट करेगी, रेवेन्यू रखेगी, कहाँ कौन सा ट्रेड करना है, कैसे करना है, वो जो पावर कंपनी के पास थी वो पावर कंपनी से लेकर कहाँ दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन की, मतलब ब्रिटेन में बैठी सरकार के ऊपर दे दी गई, ठीक है? तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन में जो कैबिनेट बैठी, वो डिस्कस करती थी कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा, भारत में सेक्रेटरीट बनेगा, भारत में वॉइसरॉय बनेगा, भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। तो सारे लोग कहाँ डिस्कस करते थे ये बातें, ब्रिटेन में बैठ के डिस्कस किया करते थे, ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है? ये भी देखेंगे 1861 में जो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या हुआ था, इट इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल समझते हो, जैसे कि मेरी 5-6 यूनिट बनी है। भारत एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, हम एक छोटे से राज्य में छोटे से जगह पर बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने बड़े लैंड मास में हम रह रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा है इंडिया, ठीक है? ये मान लो कि यहाँ पे कुछ जिले इतने बड़े बड़े हैं जितने बड़े बड़े ब्रिटेन यूरोप में सिटीज़ हैं, ठीक है? पूरे शहर हैं, और शहर की बात नहीं करूँ, पूरे पूरे देश है, इतने छोटे छोटे देश हैं जितने हमने राज्य बना रखे हैं, जितने हमने पूरे स्टेट बना रखे हैं, ठीक है? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन हुआ था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हुआ था, ठीक है? ये आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें क्या था कि जो ऑटोनॉमी थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, या फिर जो प्रोविंशियस पे लोग रह रहे थे, कंपनी को जो रेगुलेट कर रहे थे जगह 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 जगह, तो वहाँ पे कुछ नियम बनाने गए, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, उन्होंने धीरे धीरे आर्मी रखनी शुरू कर दी, ठीक है? तो ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में आगे चल के क्या होगा, बदल गया, ठीक है? वहाँ पे उन आर्मीज के लिए डिसीजन लेना शुरू हो गए, जिस टेरिटरी पर रूल कर रहे हैं वहाँ के आसपास के लोगों को भी रूल करने लगे। राजा कमजोर हो जाता था, ये वहाँ पे क्या करते थे, अपनी सरकार बिठा दिया करते थे, ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे पावर को कंसोलिडेट किया, एकदम से नहीं किया, क्योंकि एकदम से कहेंगे तो भारत के जितने भी राजा थे उस टाइम के पावरफुल, ये क्या करेंगे, उनको इनकी इंटेंशन पता लग जाएगी कि हमारे पास ये क्या करने आए हैं, ठीक है? तो एक दोबारा से कोई ऐसा रिवॉल्ट हुआ 1857 का, तो उसको ये लोग क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये सारे काम किया करते थे, ठीक है? फिर आता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है? 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जो क्या करता है, एनलार्ज द लेजिस्लेटिव काउंसिल लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज कर देता, बड़ा कर देता। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज करने का मतलब है उसमें बहुत सारे मेंबर को इंक्लूड कर लेते हैं ये, जैसे कि यहाँ पे ना जैसे इंडियंस को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया था। इंडियंस में कॉमन पीपल नहीं थे, जो लीडर्स थे वो नहीं थे। इंडियंस में थे बड़े बड़े ज़मींदार थे, बड़े बड़े राजा रईस लोग होते थे, उनको ये अपने लेजिस्लेटिव में क्या करते थे, इंक्लूड किया करते थे, उनके डिसीजंस को ये मानते थे, ताकि जो लोगों का ट्रस्ट था वो राजा में होता था। और राजा अगर ब्रिटिशर्स के साथ है तो ऑटोमेटिकली ये बात बन जाती है कि जनता भी ब्रिटिशर्स के साथ मिली है, और राजा इस चीज़ को सुनिश्चित करता था कि कहीं भी कोई भी लोग, किसी भी वर्ग का लोग वहाँ पे रिवॉल्ट ना करे, ठीक है? जिससे इन लोगों का काम बिगड़े, ठीक है? तो अगर आप ऐसी बातें करते हो ना कि इंडियंस को, भारत को लूट लिया, तो मैं सच बताऊं, अगर ग्रैंड अपने बहुत अच्छा सोर्स पढ़ी हैं, चीज़ें देखी हैं, तो भारत को लूटने में ना सबसे ज़्यादा मदद भारतीयों ने ही की है। भारतीयों ने खुद कहा है कि हमें लूट लूट के ले जाओ, ठीक है? वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो ज़बरदस्ती लूट लाट के तुम्हें ले जा रहे थे। यूनिटी की कमी थी इंडिया में, ठीक है? कोई राजा साथ नहीं आना चाहता था, साथ में काम नहीं करना चाहता था। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया, बस इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे इस्टेब्लिश की, दो लोगों को भिड़ा रहे हैं आपस में और बस रोटी लेके खुद भाग जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों से ये बहुत बड़े बन गए थे, ठीक है? देन 1909 का देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना अच्छे से, क्योंकि पूछे जाते हैं। 1909 में आया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का बात मतलब होता है जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम्स इलेक्ट करेंगे, हिंदूज़ को हिंदूज़ इलेक्ट करेंगे, ठीक है? 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। इसमें डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, इसमें प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी, ठीक है? एंड नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब
आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो यहीं से बोरो किया गया है, ऐसा कहते हैं। कहते क्या है, सच है। इसमें है बेसिस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर होगा इंडिया में, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस तरीके से होगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हमने अगर एक पूरे इंडियन नेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया तो उन्हें क्या पावर्स देंगे, उनकी टेरिटरी क्या होगी, कैसे रूल करेंगे, लेजिस्लेटिव में कितने मेंबर्स होंगे, ये होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई इसमें। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आ जाते हैं, आईएसपी से आ जाते हैं, मतलब जो पूरे नेशन को सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये किससे आया है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, हाँ, लेगेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यहाँ अलग से दिया गया है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस इसका, इट प्रोवाइडेड द फेडरल फ्रेमवर्क दो नॉट इम्प्लीमेंटेड। देखो, इसने एक फेडरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था, लेकिन उस टाइम ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1935 में दिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ, ठीक है। एंड इट इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है, इसमें हुआ था कि हमने इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, कितनी थी कुल, किसी को पता हो तो बताओ। कुल 11 प्रोविंसेस थी। जिस तरीके से आप 28 स्टेट्स देखते हो इंडिया में आज, उस टाइम 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। पूरा स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, राजा महाराजा अपना अलग रूल कर रहे थे, लेकिन जितना ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, मैं उतने की बात कर रही हूँ, जो कि 11 मेजर प्रोविंसेस थी। तो उनको ऑटोनॉमी देने की बात कही गई थी, उनसे ये बोला गया था कि हम इनको इतना ज़्यादा सशक्त बना देंगे, या फिर उन्हें इतनी ऑटोनॉमी या पावर्स दे देंगे कि ये अपने सारे फैसले खुद ले सकें। कैसे सरकार रहेगी, कैसे सरकार चुनी जाएगी, क्या काम करेंगे, क्या एक्ट होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स कैसा कैसा काम करेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, वहाँ पर रहने वाले जो सबसे ज़्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है। मतलब वही सिंपल सी बात है, अभी प्रेजेंट डे कौन करता है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है। उसी तरीके से ऐसी ही बॉडी बनाई जाएगी जो ये सारे काम को देखेगी, और उनको पूरी तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड होगी। उनको फंड, टैक्सेशन, इन सब की बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगी, पूरी छूट होगी, फ्रीडम होगी कंप्लीट, ठीक है। एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर बाईकैमरलिज्म, गवर्नरशिप एंड द सिविल सर्विसेज। तो देखो, ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसने एक बहुत बड़ी फाउंडेशन क्रिएट की, किस लिए, बाईकैमरलिज्म के लिए। मतलब एक दो, बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेज ऑफ समथिंग, लाइक नॉट फॉर समथिंग, टू हाउसेज ऑफ द गवर्नमेंट और द टू हाउस ऑफ, बोल सकते हैं लाइक, जैसे बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी हो और स्टेट काउंसिल भी हो। समझ में आ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। 6 स्टेट ऐसे हैं इंडिया के जिसमें बाईकैमरलिज्म है, बाकी स्टेट में नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेकिन स्टेट काउंसिल, परिषद, हाँ, मंत्री परिषद और सब एकदम एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, ठीक है। जिसमें 2 सदन होते हैं, मतलब उसके 2 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हो गए, उसी तरीके से स्टेट पे 2 सदन होते हैं। एक को कहते हैं मंत्री परिषद और एक को कहते हैं मंत्रिमंडल, आई थिंक, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो बेसिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, 1935 से आया। और सिविल सर्विसेज की जो बात करते हैं आज प्रेजेंट डे आप जो देखते हो, वो भी कहाँ से लिया है, 1935 से लिया गया है, ठीक है। एंड इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पोस्ट 1947। और 1947 के बाद जो 1935 के जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, वो सारे लागू किए गए थे, ठीक है। एंड इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। एक तरीके से जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो 1947 के बाद या उससे पहले भी, तो वो 1935 की ही चलती आ रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड था एकदम, मतलब बोल सकते हो ये बेस्ट था। अभी प्रेजेंट जो आप चीज़ें देख रहे हो इंडिया में, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, मैंने अभी तो पढ़ाया था 2 मिनट पहले, वो सब कहाँ से निकल के आई हैं, वो इसी से निकल कर आई हैं, और इसकी लेगेसी अच्छी खासी रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लीगल हेरिटेज। देखो, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या था, कहाँ से इंस्पायर्ड था, कौन कौन सी चीज़ कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं, क्यों अडॉप्ट की गई हैं, और उनके प्रेजेंट डे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हमने ऐड कर ली है जो प्रैक्टिकली कहीं हो ही नहीं रही है, मतलब
पेपर्स पे है लेकिन प्रैक्टिकली कहीं है ही नहीं, ना वो कहीं मेंशन किया हुआ है उसका, ना कहीं रूल ऑफ बुक में है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। और कौन कौन सी लीगल हेरिटेज रही हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो लीगैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा सिविल सर्विसेज ही आ जाता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज अभी भी है इंडिया में, है नहीं है, बिल्कुल है भाई। यूनियन सिविल सर्विसेज है, स्टेट सिविल सर्विसेज है। आप यूपीएससी का पेपर देते हो, फिर यूपीपीसीएस का पेपर देते हो। ठीक है, यूपीपीएससी का ये मतलब सारे बोर्ड अलग होते हैं ना, मतलब महाराष्ट्र का बोर्ड अलग होता है, उत्तर प्रदेश का अलग होता है, जो सब सिविल सर्विसेज की क्या करते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये इंस्पायर हुआ है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें आईएएस की हम बात करते हैं। ठीक है, एंड द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हो, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन से अडॉप्ट किया है। यहाँ पे हमेशा से रूल ऑफ लॉ की बात होती है। यहाँ कहा जाता है कानून के हिसाब से ही रूल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई मुनार्क आ गया वो बैठ गया। ब्रिटेन में आज मुनार्की है बट स्टिल रूल ऑफ लॉ है। वो एक उन्होंने बना दिया है मुनार्की बढ़िया तरीके से, ताकि देश को दुनिया को दिखा सकें कि हाँ हम कभी राजा रहे हैं। ठीक है, वो अपना ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, उसको कभी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने इतना बड़ी एक साम्राज्य चलाया था तो उसकी निशानी तो रहनी चाहिए, तो वही निशानी वो अभी भी जिंदा रखे हैं। वो बस एक परिवार पकड़ लिया, उसमें बच्चे पैदा होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, उन्हें राजा क्राउन वाउन बना देते हैं और बढ़िया तरीके से तामझाम निकालते हैं, ताकि पूरी दुनिया देखे और उसका ढिंढोरा पीटे कि हाँ भाई हम हैं राजा। ठीक है, वो तो उनका अपना है। बट अगर वहाँ की बात करें देन स्टिल वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की ही बात चलती है। वहाँ पे जो नियम कानून बने हैं उन्हीं से सरकार चलती है, उन्हीं से जनता को क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। ठीक है, एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप प्रेजेंट इंडिया में देखते हो। ठीक है, एक हमारी पार्लियामेंट है बढ़िया सी दिल्ली में बनी हुई है, उसमें भाई राज्यसभा लोकसभा रहते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, ये वो वेस्टमिंस्टर मॉडल है। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑब्वियसली उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिस्टम में क्या दिया गया है कि जो पीपल होंगे वो किसको चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, जो जाके कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में बैठेंगे। ठीक है, दीज आर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटेड बाय पीपल, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उनमें से ही जो मेजोरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी वो बनेगी एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा और ये प्रेसिडेंट मिला के क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके से कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो ये जो सिस्टम है कहाँ से आया है, ये आया है ब्रिटेन से। ठीक है, जुडिशरी की बात करें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मॉडल ऑन ब्रिटेन सिस्टम। जो इंडिपेंडेंस आप जुडिशरी को देखते हो, जुडिशरी कभी भी आके पार्लियामेंट में नहीं बैठती है, जज कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठता है। और पार्लियामेंट जुडिशरी में जितने भी जजेस होते हैं, जितने भी एडवोकेट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। भाई उन्होंने पढ़ाई की है, 10-10 20-20 साल पढ़ाई की है, देन प्रैक्टिस की है, बाहर से पढ़ कर आए हैं, देन उनको बहुत अच्छी जानकारी है नियम कानून की, तभी वो आपको पढ़ा रहे हैं, सॉरी वो आपको रूल कर रहे हैं। वो इंटरप्रेटर्स हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कभी भी कोई सरकार बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है, अथॉरिटेटिव हो जाती है, डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है, ये काम रहता है जुडिशरी को कि वो सरकार को उसकी औकात दिखा दे, बोल दे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी को कोई ऐसा नहीं है कि आप आज का पोजीशन हुआ कल उसको हटा दिया, क्यों, क्योंकि जनता की उसमें विश्वास नहीं है। ऐसा कभी हुआ है, नहीं हुआ है भाई। वो एकदम लीगल सिस्टम के थ्रू जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन्हें सालों का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं भाई तब जाके सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस बन पाते हैं, चश्मा लग जाता है उनकी, ऐनक वैनक, तब बन पाते हैं। तो सोच उन्होंने कितनी पढ़ाई करी होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें देखने को मिलता है, जो पूरी तरीके से पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है। पार्लियामेंट कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती कि तुमने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया। हाँ, लेकिन जुडिशरी सब हस्तक्षेप कर सकती है कि तुमने ये क्यों किया, ये बिल्कुल भी इनवैलिड है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को वो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से बाहर जा रहा है। ठीक है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो जुडिशरी को ये पावर है कि वो जाके पार्लियामेंट को फटकार लगा सकती है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से बोरो किया, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से बोरो किया। ठीक है, ये कॉलोनियल लेगेसी है। साथ के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में देखते हैं इट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम कॉलोनियल फ्रेमवर्क। जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट देखते हो, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है पूरी कंप्लीटली, तो ये कहाँ से बढ़ी आगे, ये भी कॉलोनियल पास से बढ़ी है। ठीक है, कि डीएम होगा, उसके ऊपर कमिश्नर फमिश्नर, पता नहीं, ये पूरी हायरार्की आपको देखने को मिलती है पीपल्स की। ये पूरा जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सब ये हमें देके गई हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, आप प्रेजेंट डे ब्रिटिशर्स की कितनी भी आलोचना कर लो, जिस रूल में आप रह रहे हो, जिस तरीके से आप
बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो किसी भी लॉज के तहत, आपको कोई पकड़ ले आप बोल सकते हो दिस इज़ माई राइट टू प्राइवेसी, दिस इज़ माई राइट टू स्पीच फ्रीडम। ये सब ब्रिटिशर्स की देन है, ठीक है, वही सब देखे गए हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल। मतलब आए तो अपने काम से थे लेकिन थोड़े हमारे काम भी आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा कॉलोनियलिज्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें वो करके गई हैं, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल बुक होती है, एक किताब होती है, ठीक है, उस किताब के अकॉर्डिंग वो नेशन काम करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा है वही सारा उस देश में हो रहा है, उसी तरीके का नेचर है उस देश का। अगर उसमें लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो मतलब है वो देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, और उसका जो इलेक्टेड हेड है वो एक वन पर्सन है। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें किस में लिखी हैं, एक बुक में लिखी हैं, ठीक है, एक बुक में प्रॉपर लिखी है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक विचारधारा है, और जो विचारधारा होती है वो किसी किताब में थोड़ी ना लिखी होती है, ये तो हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरी ये विचारधारा है कि सारे लोग आपस में मिलजुल के रहने चाहिए, सब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये मेरी विचारधारा है, तो आप मुझे जब भी देखोगे तो मैं दूसरों की मदद करती हुई मिलूंगी आपको, ठीक है। आप मुझे जब भी देखोगे मैं दूसरों को इंस्पायर करती हुई मिलूंगी कि दूसरों की मदद करो, हम सब मिलके भाई भाई हैं, हम इस अर्थ को शेयर करें, इस तरीके के आइडिया आपको मेरी सोच में मिलेंगे, ठीक है। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा ही होगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप उस बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन तो है आपके पास लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मैं बोल दूँ, मैं अपनी किताब में छाप दूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं मदद करती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे देखने आए हो तो देख रहे हो भाई मैं अपने कमरे में बैठ के मस्त पिज़्ज़ा खा रही हूँ इसी के सामने, और कह रहे हो कि यार ये तो कुछ करती ही नहीं है, तो खामखा इतना मतलब बता दिया, हमें बड़ा चढ़ा दिया कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये हमसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है अगर एक देश में डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिल रही है, आप रोड पे जा रहे हो, आप इलेक्शंस में उतर रहे हो तो देख रहे हो वहाँ पे कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज के जो इलेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो वोट डाल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का उसमें तो लिखा है कि डेमोक्रेसी है। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कितना तो कॉन्ट्रास्टिंग है। देखो एक कंट्री में डेमोक्रेसी वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। समझ में आ गया? मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वो हो सकता है कि उनको ऐसे ना रखा जा रहा हो लेकिन उनकी जो किताबें हैं वो कुछ और कह रही हैं, तो सेम बात यहीं पे है। तो ये आइडिया एक इंट्रोड्यूस करता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं, ये सारी बात कौन करते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और ये सब आया कहाँ से, ये कॉलोनियलिज्म के पास्ट से आया है, ठीक है। एंड इट एस्टैब्लिश मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो देखो जितने भी मॉडर्न आपको इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे वो सारे कहाँ से आए हैं, वो हमें मिले हैं कॉलोनियलिज्म से, ठीक है, उनकी लेगेसी से। ये जो लेजिस्लेचर आप देखते हो, आपके बढ़िया बढ़िया सारे फेवरेट लीडर्स वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये इन्हें चुन के हमने भेजा है, लेकिन वो पावर हमें कहाँ से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, एक आइडियोलॉजी से, किसकी आइडियोलॉजी से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडियोलॉजी से, जो कहाँ से इंस्पायर है, किसने इंट्रोड्यूस की, तो किसने की, ब्रिटिशर्स ने की। ब्रिटिशर्स ने कैसे की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था। कब बनाया था, 1957 से 1947 से बनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, देखते हैं जुडिशरी का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखते हो, ये भी हमें कहाँ से मिला है, कॉलोनियल पास से मिला है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये भी हमें कहाँ से मिला है, कॉलोनी से मिला है, कॉलोनी कह रही हूँ मैं, कॉलोनियलिज्म से मिला है, ठीक। एंड इट प्रोवाइडेड द एक्सपीरियंस इन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आज हम अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मेरे एरिया का नेता मुझे रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में जाके, आपके एरिया का नेता आपको रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में जाके। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आइडिया है, वो कहाँ से आया है, वो आया है 1919 के जो रिफॉर्म्स आए थे, 1919 के बाद जितने भी रिफॉर्म्स आए थे उनके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किसी भी उसमें चाहे प्रोवेंशियल
स्टेट में हुआ या फिर एक यूनियन में हुआ, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलेंगी। एंड क्रिएटर अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लिबर्टी अमंग इंडियंस, और ये क्या इन्होंने क्या किया, एक अवेयरनेस प्रोवाइड की, किसके लिए, राइट्स एंड लिबर्टीज अमंग इंडियंस, ठीक है, जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको पता होने चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनको किस किस तरह की लिबर्टीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या लिबर्टीज़ दी गई हैं, तो आप अपने आप को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप वो चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक अवेयरनेस को भी प्रोवाइड करती है। आप जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं या फिर जितने भी जो लॉ वगैरह पढ़ते हैं, भाई उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है, ठीक है, उनको पता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, हाँ ये मेरा राइट है, ये मैं कर सकती हूँ, और वो पॉलिटिकल डिबेट बहुत अच्छी करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटली आप देख रहे हो पॉलिटिकल डिबेट्स का इतना क्रेज़ बढ़ गया ना, सड़क पे नुक्कड़ पे हर कोई पॉलिटिकल डिबेट करता है, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को हराना आई थिंक इट्स नॉट सो ईजी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड सेंट्रलाइज एंड ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज, और इन्होंने क्या किया है, एक सेंट्रलाइज्ड और ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ रखा है, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है फेडरल स्ट्रक्चर की जब बात करते हो तो सेंट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, तो जब आप सेपरेशन ऑफ पावर कर देते हो, चाहे वो स्टेट और सेंटर में हो गया, चाहे डिफरेंट ऑर्गन्स में हो गया, तो आप अपनी पावर्स को जब किसी के साथ डिवाइड कर रहे हो तो उन पावर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ब्यूरोक्रेटाइजेशन आइडियाज़ को इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है, सेंट्रलाइज आइडिया को नहीं, फेडरल आइडिया को, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बहुत पढ़ लिया हमने, इतना आपने समझ लिया है आई होप, और नहीं समझा तो देन आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा अच्छे से समझ लेना, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है देन उसको कमेंट में प्लीज़ डाल देना, मैं उसको पर्सनली एड्रेस करूँगी, आंसर करूँगी, क्योंकि देखो आपका समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ाई वो एक फाउंडेशन क्रिएट करती हैं, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कैसे पढ़ा, कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सीरियस बता रही हूँ, इससे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे, अच्छे से पढ़ना, हल्के में मत लेना, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, और हाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो, ठीक है, और जो भी आपके डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो मुझे बता देना, ठीक है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 40-45 मिनट की वीडियो हो गई और मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, और हैप्पी दिवाली।